हेलो माय डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ सुमन चौधरी, आई एम योर बायोलॉजी मेंटर और आपको वेलकम करता हूं आपके अपने चैनल बायोलॉजी एम्पावरमेंट में। और आज के क्लास में हम देखेंगे कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होता है। और ये चैप्टर जो कि है 4 है और लेक्चर फर्स्ट है। आई होप आपको ये पिछले क्लास की तरह ये चैप्टर को मैं समझाने का कोशिश करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ होता है क्या। रिप्रोडक्टिव हेल्थ को अगर बात करें तो ये अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO जिनेवा, रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स ए टोटल वेल बीइंग इन ऑल एस्पेक्ट्स रिप्रोडक्शन। कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार जो कि जिनेवा में अगर रिप्रोडक्टिव हेल्थ अगर अच्छा है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ अगर 100% अगर श्योर है, उसको अच्छा अगर दिखना चाहिए तो उसको फिजिकली रूप से अच्छा होना चाहिए। क्या फिजिकली रूप से अच्छा होना चाहिए, सोशल रूप से अच्छा होना चाहिए, इमोशनली उसको अच्छा होना चाहिए, बिहेवियरल अच्छा होना चाहिए। आपको ये समझ में आया होगा या नहीं आया होगा ये फिजिकली इमोशनली क्या बोल रहे हैं। फिजिकली का मतलब यह हुआ कि अगर आप बाहर से आपका शरीर जो है वो ताकतवर हो तो ये नहीं है कि आप रिप्रोडक्टिव हेल्दी आप है। इसके लिए आपको इमोशनल रहना मतलब कि नहीं रहना है। इमोशनल जैसे आप रहिएगा तो ये नहीं है कि आप रिप्रोडक्टिव हेल्दी में अच्छा कहलाइएगा। बिहेवियरल में अच्छा अगर नहीं है तो आप रिप्रोडक्टिव हेल्दी में नहीं आ सकते हैं। आपको सोशल भी अच्छा रहना चाहिए। अगर किस तरह से इमोशनल, अगर आपका शरीर एकदम ताकतवर है, अगर आप किसी से बात करिएगा नहीं, इमोशनल में रहिएगा, आपका बिहेवियर अच्छा नहीं रहेगा, किसी से बात करने का बिहेवियर अच्छा नहीं रहेगा, किसी को आप झटक के बोलिएगा, कोई कुछ पूछे आप उसका जवाब कुछ उल्टा दीजिएगा। अगर आप समाज में हैं, अगर समाज में आपको कोई अच्छा ना बोले, समाज में जो अगर समाज के अनुसार आप गलत चलिएगा तो वो भी आपके लिए वो गलत है, जो कि आपको रिप्रोडक्टिव हेल्थ में ये नहीं आएगा। इसके लिए अगर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अगर आप अनुसार देखिएगा तो आपको फिजिकली, इमोशनल और बिहेवियरल और सोशल रूप से आपको ये 4 रूप से आपको हेल्दी रहना चाहिए। आपको ये सही अच्छे मायने से आपको ये चारों को आपको मेंटेन रखना अति आवश्यक है। आई होप आपको ये रिप्रोडक्टिव हेल्दी से अच्छा से समझ आ गया होगा। अब चलते हैं सेकेंड टॉपिक पे, जिसका नाम है रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी। क्या रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी? ए सोसाइटी विथ पीपुल हैविंग physically and functionally normal reproductive organ and normal emotional and behavioral interaction among the all sex related aspect might the called reproductive society, reproductive healthy society। क्या reproductive healthy society? अगर कोई पीपुल है, अगर कोई लोग है, उसको सोसाइटी में हेल्दी सोसाइटी में अगर उसको रहना है तो उसको फिजिकली रूप से अच्छा होना चाहिए, फंक्शनली रूप से उसको हेल्दी होना होगा, उसको नॉर्मल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होना चाहिए, नॉर्मल इमोशनल और बिहेवियरल होना चाहिए, जो कि इंट्रैक्शन होगा सेक्स रिलेटेड, जो कि वो सेक्स रिलेटेड से इंटरएक्ट करेगा। जैसे कि एस्पेक्ट माइट बी कॉल्ड रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी। तब कहलाएगा कि ये रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी है। रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी कब कहलाएगा? जब कोई व्यक्ति फिजिकली रूप से अच्छा हो, फंक्शनली रूप से अच्छा हो और उसका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो अच्छा हो, नॉर्मल हो। अगर कोई व्यक्ति इमोशनल अच्छा हो, उसका बिहेवियर अच्छा हो, अगर ये सब अगर आपको अच्छा किसी व्यक्ति में दिखे तो वो रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी के अनुसार वो व्यक्ति चल सकता है, वो रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी में आ सकता है। आई होप आपको रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी समझ आ गया होगा। अब थर्ड टॉपिक पर देखते हैं कि ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रोग्राम क्या है। क्या रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रोग्राम? इंडिया वाज द अमंगेस्ट कंट्रीज। क्या India was the amongst the first countries in the world to initiate action plans and programs at a national level to a social goal. These program called family planning were initiated in 1951। क्या इंडिया एक ऐसा देश है
इंडिया एक ऐसा कंट्री है जो कि पूरे दुनिया में पहला बार आवाज उठाया। किसके लिए आवाज उठाया? जो कि ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए आवाज उठाया। और ये प्रोग्राम जो है वो नेशनल लेवल के लिए भी किया गया, नेशनल लेवल तक इसको उठाया गया आवाज, मतलब कि ले गया। और ये सोशल गोल के लिए, जो कि सोशल मतलब समाज अच्छा हो। ये क्या है? इंडिया जो है एक ऐसा मात्र देश है जो कि पूरे दुनिया में, पूरे विश्व में पहली बार जो है वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार, जैसे फिजिकली, इमोशनली, बिहेवियर, सोशल, इसके लिए वो आवाज उठाया नेशनल लेवल पे, नेशनल स्तर पे। और इस प्रोग्राम को हम क्या बोलते हैं? फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, जिसे हम 1951 में स्टार्ट किया गया था। क्या? ये फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम जो है वो 1951 में स्टार्ट किया गया था। आई होप आपको रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रोग्राम काफी अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। और improved program covering wider reproduction related areas and currently in operation under the popular name reproductive and child health care RCH प्रोग्राम। और ये जो प्रोग्राम है इसको कवरिंग करने के लिए, इसको इम्प्रूव करने के लिए वाइडर रिप्रोडक्शन रिलेटेड, जो कि ये रिप्रोडक्शन के रिलेटेड ही इसको बनाया गया था। क्या? ये जो प्रोग्राम है वो रिप्रोडक्शन के लिए ही बनाया गया था। और ये एरिया, कुछ ऐसे एरिया, करंटली एरिया में इसको ऑपरेशन अंडर द पॉपुलर नेम, और इसको थोड़ा इम्प्रूव करके, क्यों इम्प्रूव करके? क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए ही, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के लिए, रिप्रोडक्शन रिलेटेड ही इस प्रोग्राम में बात किया जाता था। अगर कुछ समय देखा गया कि इसमें जो छोटे बच्चे हैं उसको भी थोड़ा दिक्कत हो जाता था, और ये छोटा बच्चा जो वो कोई इसका देखभाल नहीं करता था। और इस प्रोग्राम जो है, ये प्रोग्राम फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम था, उसको इम्प्रूव्ड करके, क्या? इसे इम्प्रूव्ड करके इस प्रोग्राम का नेम चेंज कर दिया गया। इसका नेम रख दिया रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, जिसे RCH बोलते हैं, जो कि इसमें रिप्रोडक्टिव चीज का भी देखभाल होगा और चाइल्ड का भी हेल्थ केयर होगा। क्या? इसको चाइल्ड हेल्थ केयर भी हो सकता है, जिससे प्रोग्राम को हम नहीं, मतलब कि जो स्टार्ट किया था 1951 में, कुछ दिन के बाद इसे RCH प्रोग्राम के नाम से भी जाने जाने लगा। अब बात करेंगे अवेयरनेस अबाउट रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट, कि ये रिप्रोडक्शन रिलेटेड अवेयरनेस है, मतलब कि ये जो बात है, चर्चा, इसे कैसे आगे तक बढ़ाया जाए। अगर इसको आगे तक बढ़ाना है तो इसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा उसको देखेंगे। विद द हेल्प ऑफ ऑडियो विजुअल एंड द प्रिंट मीडिया, गवर्नमेंट एंड non-governmental agency have taken various steps to create awareness। अगर आपको प्रचार करना है, मतलब कि आपको इसको आगे स्तर, मतलब कि हर व्यक्ति को अगर ये रिलेटेड एस्पेक्ट जो है रिप्रोडक्शन के रिलेटेड उसको अगर जानना है, तो इसके लिए आपको कुछ कुछ बात को भी और कुछ कुछ काम करना होगा। जैसे ऑडियो विजुअल आपको प्रचार करना होगा, प्रिंट मीडिया जो कि आपको प्रिंट पोस्टर बनवाना होगा, जो कि आप सरकारी दफ्तर से अगर आप प्रचार करवाइए, या नॉन गवर्नमेंट एजेंसी, जैसे कि अगर नॉन गवर्नमेंट एजेंसी है, अगर कोई व्यक्ति अगर किसी जगह सामान खरीदने जाता है, तो उसको, अगर कोई व्यक्ति कपड़ा खरीदने जाता है, उसके झोला में या उसके जो कि झोला जिसमें सामान दिया जाता है उस पे आपको प्रिंट करवा देना चाहिए। ये अगर बात करिएगा तो ये क्या हो गया? तो ये नॉन गवर्नमेंटल एजेंसी में आता है। क्या? नॉन गवर्नमेंटल, जो कि ये सरकारी नहीं है। अगर सरकारी में देखे, जैसे हॉस्पिटल है, तो अगर आप हॉस्पिटल में जाते हो, आपको सबसे पहले एक पुर्जी बनवाना पड़ता है। क्या? आपको एक पुर्जी बनवाना पड़ता है। अगर उसके पीछे अगर गवर्नमेंट के थ्रू अगर इसको प्रिंट कर दिया जाए तो ये भी प्रचार करने का अच्छा मौका है। इसको ऑडियो विजुअल, मतलब कि रेडियो थ्रू, ऑडियो के थ्रू इसको विजुलाइज करना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति के पास ये, मतलब कि ये जो प्रोग्राम है वो अच्छे से समझ आना चाहिए कि ये प्रोग्राम में क्या हो रहा है। अगर कुछ और टिप्स देखें जो कि ये NCERT के लाइन में दिया गया है,
ए मेजर रोल इज ऑल्सो प्लेड बाय कि पेरेंट जो है, जो क्लोज रिलेटिव है, टीचर है, फ्रेंड है, ये मतलब कि प्रचार करने में और आगे इसको बढ़ाने में पेरेंट भी मदद कर सकता है। इसका पेरेंट का भी ये काफ़ी अच्छा मेजर रोल है, प्लेड है। क्लोज रिलेटिव, टीचर, फ्रेंड, अगर बोलिएगा कि पेरेंट जो है वो कैसे इस सब के बारे में बात करेगा। अगर व्यक्ति जो, अगर कोई लड़का लड़की मैरिजेबल लाइफ में आ गया तो पेरेंट को ये सब शर्म में नहीं आना चाहिए कि मैं अपने मतलब कि चाइल्ड को या चिल्ड्रन को ये कैसे बताऊं। ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर देश को आगे ले जाना है, अगर रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी बनाना है अपने देश को, तो सबसे पहले तो पेरेंट को इसके लिए आवाज उठाना पड़ेगा। पेरेंट को बताना चाहिए कि मतलब क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और बच्चा जो है वो काफी स्वस्थ रह सकता है। अगर पेरेंट से ना हो तो, अगर पेरेंट उतना ना कर सके तो आपको क्लोज रिलेटिव, जो कि आपको अच्छा संबंध है, जिसके आपसे क्लोजली संबंध है, उसको बताना चाहिए कि ये करना है, ये नहीं करना है। टीचर को तो अति आवश्यक है, पेरेंट को इस तरह से बताना चाहिए। क्लोज रिलेटिव से भी मदद होना चाहिए। जैसे टीचर है, टीचर को अपने क्लास में बताना चाहिए स्टूडेंट को कि किस तरह से मतलब कि अगर रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी को अगर रखना चाहिए तो किस तरह से व्यक्ति को ट्रीट करना चाहिए, क्या क्या यूज करना चाहिए। और फ्रेंड से तो ये काफ़ी क्लोजली बात लोग करते हैं, तो फ्रेंड को भी बताना चाहिए। अगर कोई सीनियर फ्रेंड है उसको बता देना चाहिए कि कैसे करना है, नहीं करना है। अगर बात करें तो इंट्रोडक्शन ऑफ सेक्स एजुकेशन इन स्कूल शुड बी इनकॉज, जो कि सेक्स एजुकेशन है, सेक्स एजुकेशन जो कि इंट्रोडक्शन करवाना चाहिए स्कूल में, इसको हम 100% करवाना, जिसमें कोई लाज धाक नहीं है कि अगर क्या शर्म है कि बच्चों को कैसे बताया जाए। अगर आप लाज देखिएगा, शर्म देखिएगा तो काफ़ी देश को नुकसान हो सकता है। इसके लिए स्कूल को सेक्स एजुकेशन के बारे में पढ़ाना चाहिए। Proper information should be provided about reproductive organ, adolescence and related change, safe and hygienic sexual practice, sexually transmitted disease STD AIDS। अगर प्रॉपर इंफॉर्मेशन अगर किसी व्यक्ति को या किसी को बताइएगा तो जैसे आपको क्या बताना चाहिए, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या क्या होता है, इसको कैसे अच्छी तरह से इसमें मतलब आपको रखना चाहिए, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होता है, एडोलेसेंस रिलेटेड चेंज, अगर रिप्रोडक्टिव में किस तरह से चेंज होता है, जैसे जैसे आपका उम्र बढ़ेगा तो आपको रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में भी चेंज आएगा। सेफ और हाइजीनिक सेक्सुअल प्रैक्टिस, जो कि सेक्सुअल प्रैक्टिस होता है उसको सेफ रखना चाहिए। हाइजीनिक मतलब कि उसको अच्छे मतलब कि साफ सुथरा रखना चाहिए। और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज भी बताना चाहिए, क्या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज क्या क्या होता है, उसे कैसे बच सकते हैं। अगर होगा तो आपको ज्यादा घबराना नहीं है, उसको कैसे मतलब कि उसको आप ट्रीट करवा सकते हैं, मतलब ठीक किया जा सकता है। जैसे कि एड्स जो है उसको कैसे सही किया जाता है। अगर ये सब को अगर सही करने के स्ट्रेटजी देखें तो स्ट्रेटजी में क्या क्या आता है, जैसे कि पीपुल स्पेक्चुअली फर्टाइल कपल एंड दोज इन मैरिजेबल एज ग्रुप शुड बी एजुकेटेड अबाउट। अगर कोई लोग फर्टाइल कपल है, जैसे कि वो शादी करने की उम्र में आ गया है, तो उसको सेक्स एजुकेटेड के बारे में बताना चाहिए। जैसे कि अवेलेबल बर्थ कंट्रोल ऑप्शन बाय कॉन्डम, कि अगर बर्थ को कंट्रोल करना है तो उसको आप किसके हेल्प से कर सकते हैं, जैसे कॉन्डम से आप बर्थ कंट्रोल कर सकते हैं। केयर प्रेग्नेंट मदर, आप प्रेग्नेंट मदर को केयर करिए, अच्छे से खान पान करवाइए। मतलब कि महीना में एक बार आपको डॉक्टर से दिखवाना चाहिए। पोस्टेंटल केयर ऑफ द मदर एंड चाइल्ड, जो कि अगर कोई महिला अगर
बच्चे को जन्म देती है तो बच्चे के साथ साथ मदर को भी देखभाल करना चाहिए। जैसे आपको इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, मतलब कि स्तनपान, ब्रेस्ट फीडिंग को भी इम्पोर्टेंस बताना चाहिए कि ब्रेस्ट फीडिंग अगर ना करवाइएगा तो आपको ब्रेस्ट कैंसर होने का भी संभावना है। इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर द मेल एंड द फीमेल चाइल्ड। ये नहीं है कि अगर बेटा हुआ तो अच्छा है, अगर बेटी हुआ तो खराब है। इक्वल अपॉर्चुनिटीज देना चाहिए मेल और फीमेल को। अगर ये नहीं है कि अगर कोई औरत को अगर वो चाइल्ड प्रोड्यूस करने में कैपेबल नहीं है तो ये नहीं है कि वो औरत में ही दिक्कत है, ये आपके मतलब कि मेल में भी दिक्कत आ सकता है। तो ये इक्वल अपॉर्चुनिटीज देना चाहिए मेल और फीमेल को। अगर बेबी का प्रोडक्शन करता है इसमें दोनों का इक्वल अपॉर्चुनिटी, इक्वल इंपोर्टेंस होता है, इक्वल मतलब कि देन होता है कि किसका किसका क्या मतलब होता है। अवेयरनेस ऑफ प्रॉब्लम ड्यू टू अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ, मतलब कि ये प्रॉब्लम आ सकता है किस चीज में, ड्यू टू अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ, जो कि पॉपुलेशन ग्रोथ जो उसको अगर अनकंट्रोल करिएगा तो प्रॉब्लम आ सकता है। सोशल इविल्स लाइक सेक्स एब्यूज एंड सेक्स रिलेटेड क्राइम, आपको सोशल इविल्स जैसे कि लाइक सेक्स एब्यूज मतलब कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के थ्रू जो गाली दिया जाता है, जैसे सेक्स रिलेटेड क्राइम, जैसे सेक्स रिलेटेड क्राइम जो किया जाता है उस सब पे रोकथाम लगाना चाहिए। आप बात करेंगे कि सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा। अगर सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन आपको अगर चाहिए, सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेरियस एक्शन प्लान्स टू अटेन, अगर आपको सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन, आप बोलिएगा सर इम्प्लीमेंटेशन क्या होता है। इम्प्लीमेंटेशन का यह मतलब हुआ कि अगर हॉस्पिटल में अगर कोई महिला अगर बेबी प्रोड्यूस करता है उसको किस तरह से इम्प्रूव, सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन मतलब कि बेबी को अच्छे तरह से बेबी को प्रोड्यूस कर सकता है, तो उसके लिए कुछ पॉइंट दिया गया है, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज, प्रोफेशनल एक्सपर्टीज, मैटरनल सपोर्ट। क्या मैटरनल सपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी मतलब कि हर इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी, जैसे कि हर तरह का सुविधा हॉस्पिटल में होना चाहिए, जैसे कि सुई स्ट्रेचर ये सब होना चाहिए। प्रोफेशनल एक्सपर्टीज मतलब कि जैसे जैसे एडवांस जमाना आ गया तो प्रोफेशनल एक्सपर्टीज होना चाहिए। ये नहीं कि अभी पहले के समय में जिस तरह से अगर बेबी को प्रोड्यूस किया जाता है उस तरह अभी जैसे जैसे प्रोफेशनल हो गया, एडवांस टेक्नोलॉजी का जमाना आ गया, उस तरह एडवांस टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट का भी जरूरत है। मैटरनल सपोर्ट जो कि मटेरियल सपोर्ट, जैसे किट होना चाहिए, सिरिंज अच्छा तरह से होना चाहिए, जैसे कि स्ट्रेचर होना चाहिए, सब आपको सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन के लिए अति आवश्यक है। These are essential to provide medicated assistance and care to the people in reproduction related like pregnancy, delivery, SID, abortion, contraception, menstrual problems, infertility। जैसे कि अगर मेडिकेटेड असिस्टेंस जो है उसको मतलब कि बढ़ाना चाहिए हॉस्पिटल में, किस लिए, पीपुल को पीपुल इन रिप्रोडक्शन रिलेटेड लाइक, जैसे कि व्यक्ति को रिप्रोडक्शन रिलेटेड लाइक, जैसे कि प्रेगनेंसी के लिए, डिलीवरी के लिए, SID के लिए, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज के लिए, जैसे कि एड्स हो गया, एबॉर्शन के लिए, कॉन्ट्रासेप्शन के लिए, मेंस्ट्रुअल के लिए, जैसे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, ये सब प्रॉब्लम के लिए आपको essential to provide medicated assistance to care people in reproduction इनफर्टिलिटी, इस सब को अच्छी तरह से ट्रीट करने के लिए हॉस्पिटल में मेडिकेटेड असिस्टेंस का भी रहना अति आवश्यक है, तभी इम्प्लीमेंटेशन, सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन हो सकेगा। आप बात करेंगे कि अगर बेटर इम्प्लीमेंटेशन का टेक्निक क्या क्या है, क्या बेटर
इम्प्लांटेशन का टेक्निक क्या है? इम्प्लांटेशन ऑफ बेटर टेक्निक स्टेटरी बैन ऑन एमेनियोसेंटेसिस फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन to legally check increasing menace of female pesticide massive child immunization etc are some programs that merit mention in this connection। क्या ये एमेनियोसेंटेसिस जो है उसको बैन कर देना चाहिए? क्यों बैन कर देना चाहिए? क्योंकि ये लीगल रूप से डिटर्मिनेशन करता है कि किस चीज़ का डिटर्मिनेशन करता है? तो ये सेक्स का डिटर्मिनेशन करता है। अगर किसी औरत के ओवम में पल रहे बच्चे को अगर ये चेक करके देखा जाता है, उसके इम्यूनिटी फ्लूइड को बाहर निकाल के उसको डिटर्मिनेशन किया जाता है कि वो मतलब बेटा है या बेटी। अगर बेटी रहता है तो उसे मार दिया जाता है। इसलिए इस पे बैन लगाना चाहिए, क्योंकि फीमेल की जो संख्या, फीमेल चाइल्ड की संख्या वो काफ़ी कम होने लगी थी। इसलिए एमेनियोसेंटेसिस पे बैन लगाना चाहिए। आप बात करेंगे कि एमेनियोसेंटेसिस क्या होता है। A procedure performed during pregnancy to obtain amniotic fluid to test for a chromosomal abnormalities and fetal infection। कि एमेनियोसेंटेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जो प्रेगनेंसी के दौरान एम्नियोटिक फ्लूइड मतलब कि निकाल के उसमें क्रोमोजोमल टेस्ट किया जाता है। क्रोमोजोमल में एबनॉर्मेलिटीज और फीटल इन्फेक्शन को टेस्ट किया जाता है, जांच किया जाता है। इस प्रोसेस को हम एमेनियोसेंटेसिस बोलते हैं। कंडीशन इट में डायग्नोज दीज प्रोसीड्यूर इज यूज्ड टू टेस्ट फॉर द presence of certain genetic disorders such as Down syndrome, hemophilia, sickle cell anemia, muscular dystrophy etc. determine the survivability of the fetus। कि इस कंडीशन में जो कि डायग्नोज होता है, जांचा जाता है, जैसे कि कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर, जैसे कि अगर जेनेटिक डिसऑर्डर में अगर जांचा जाता है तो क्या क्या डाउन सिंड्रोम, हेमोफिलिया, सिकल सेल एनीमिया, मस्कुलर डायस्ट्रोफी, ये सब को फिटस के अंदर डिटरमाइन किया जाता है। अगर एम्नियोटिक फ्लूइड लेके अगर एमेनियोसेंटेसिस किया जाता है तो अगर उसमें डायग्नोज होता है तो वो सिर्फ और सिर्फ जेनेटिक डिसऑर्डर होता है। अगर ये आप कहिएगा कि किसी अगर एमेनियोसेंटेसिस से जॉन्डिस पता किया जाता है तो ये बिल्कुल गलत है। एमेनियोसेंटेसिस से ही सिर्फ और सिर्फ जेनेटिक डिसऑर्डर ही जांचा जाता है। नॉर्मल अगर डिजीज है या नॉर्मल बीमारी है उसको नहीं जांच पाएगा। अब ये भी देखना पड़ा कि मिसयूज ऑफ एमेनियोसेंटेसिस, क्या एमेनियोसेंटेसिस का मिसयूज किस तरह से होने लगा। इट इज बींग यूज टू किल द नॉर्मल फीमेल फोइटस। इसका मिस यूज यही होने लगा कि इसमें क्रोमोजोमल मटेरियल को मतलब एम्नियोटिक फ्लूइड से निकाल के क्रोमोजोम को मतलब कि डायग्नोज किया जाता था, और अगर फीमेल अगर इन्फेंट है या फीमेल फोइटस उसे किल कर दिया जाता था, मार दिया जाता था। यही है कि मिस यूज है एमेनियोसेंटेसिस का। एमेनियोसेंटेसिस मानकर चलिए ये काफ़ी अच्छा प्रोग्राम या प्रोसेस है, लेकिन इसका मिसयूज जो है वो बहुत ही गलत रूप से किया जाता है। ये कभी भी नहीं करना चाहिए। इंडिकेटर फॉर इम्प्रूव्ड रिप्रोडक्शन हेल्थ ऑफ सोसाइटी। अगर किस तरह का अगर इंडिकेटर है जो कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ द सोसाइटी, रिप्रोडक्टिव हेल्थ सोसाइटी को इम्प्रूव किया जा सकता है, जैसे कि बेटर अवेयरनेस अबाउट सेक्स रिलेटेड मैटर। जैसे कि बेटर अवेयरनेस, सेक्स रिलेटेड जो मैटर होता है उसके लिए बेटर से बेटर मैनेजमेंट किया जाए, अवेयरनेस किया जाए। इंक्रीज नंबर ऑफ मेडिकल असिस्टेड डिलीवरीज, मतलब कि हॉस्पिटल में मेडिकली असिस्ट जो कि डिलीवरी करवाता है उसका नंबर को बढ़ाना चाहिए।
बेटर पोस्टेंटल केयर लीडिंग टू द डिक्रीज मैटरनल एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मतलब कि बेटर से बेटर पोस्टेंटल केयर को डिक्रीज है, जो कि मैटरनल एंड इन्फेंट का मोर्टेलिटी रेट डिक्रीज होने लगा अच्छी तरह से, जो कि जो इन्फेंट होता है, मतलब कि फोर्टस होता है, उस सब को देखभाल के लिए भी हॉस्पिटल में डॉक्टर की रहना अति आवश्यक है। इंक्रीज नंबर ऑफ कपल विथ स्मॉल फैमिली, और जो कि इंक्रीज होना चाहिए नंबर ऑफ कपल विथ स्मॉल फैमिली, स्मॉल फैमिली का नंबर जो है उसको काफ़ी से काफ़ी इंक्रीज करवाना चाहिए। कैसे करवाना चाहिए इसका कोई ये मशीन नहीं है कि आपको ये करवाना चाहिए, आपको इसके लिए खुद जिम्मेवारी लेना चाहिए। बेटर डिटेक्शन ऑफ SID, क्या बेटर डिटेक्शन केयर ऑफ SID, मतलब कि बेटर से बेटर डिटेक्शन होना चाहिए SID के लिए, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज के लिए। ओवरऑल इंक्रीज मेडिकल फैसिलिटीज फॉर ऑल सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम, और बात करें जहां तक कि इंक्रीज कर देना चाहिए मेडिकल फैसिलिटीज किसके लिए, सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए। आप बात करें कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्या होता है, क्या पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्या होता है। टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ ए स्पीसीज प्रेजेंस इन ए गिवन एरिया एट ए पार्टिकुलर टाइम कॉल्ड पॉपुलेशन। अगर बात करें तो पॉपुलेशन क्या होता है, पॉपुलेशन का अगर डिफिनीशन से अगर समझे तो टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ ए स्पीसीज प्रेजेंस इन गिवन एरिया। इसके लिए अगर पॉपुलेशन का बात करें तो जितना भी इंडिविजुअल का नंबर है वो एक ही स्पीसीज का होना चाहिए, क्या एक ही स्पीसीज का इंडिविजुअल का नंबर होना चाहिए, जो कि एक ही एरिया में होना चाहिए और एक पार्टिकुलर टाइम में होना चाहिए। जैसे कि अगर कोई इंडिविजुअल का नंबर 50 है, क्या किसी इंडिविजुअल का नंबर 50 है तो वो इंडिविजुअल है, जैसे अगर ह्यूमन है तो वो ह्यूमन का स्पीसीज का ही नंबर जो है वो 50 होना चाहिए, और वो एक ही एरिया में, जैसे ये नहीं है कि कोई बिहार में है तो कोई उत्तर प्रदेश में, कोई हरियाणा में है, नहीं ऐसा नहीं है, एक गिवन एरिया में है, क्या गिवन एरिया में है, जिस एरिया का अगर हम पॉपुलेशन को अगर हम मेजरमेंट करते हैं उस एरिया में ही ये 50 इंडिविजुअल को होना और एक ही स्पीसीज का जरूरी है। और ये नहीं है कि हम डिटरमाइन कर रहे हैं और मेजरमेंट कर रहे हैं अभी, जैसे कि ये किसी समय में, और ये बात जो है वो किसी अगले 2 वर्ष पिछले और 2 वर्ष आगे की बात चल रही है, ऐसे नहीं है। अगर ये होगा तो ये पार्टिकुलर टाइम, जैसे अगर अभी हम मेजरमेंट करेंगे तो ये अभी का ही टाइम होना चाहिए, पार्टिकुलर टाइम में। देखिए स्पीसीज भी सेम होना चाहिए और इंडिविजुअल का नंबर और एक ही स्पीसीज का प्रेजेंट होना चाहिए और गिवन एरिया में, जो कि एक ही एरिया में और पार्टिकुलर टाइम में। और ये अगर समझ गए तो यही पॉपुलेशन होता है। अगर पॉपुलेशन डे देखें तो पॉपुलेशन डे कब मनाया जाता है, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे इज 11 जुलाई। और स्टडी ऑफ पॉपुलेशन जिसे हम डेमोग्राफी बोलते हैं, क्या स्टडी ऑफ पॉपुलेशन को डेमोग्राफी बोलते हैं। यूनिट ऑफ पॉपुलेशन को इंडिविजुअल बोलते हैं, क्या यूनिट ऑफ पॉपुलेशन को इंडिविजुअल बोलते हैं। आई होप आपको ये काफी क्लियर हो गया होगा। रेशियो ऑफ वर्ल्ड इंडिया 6:1 in 200, every 6th person in the world is Indian। कि अगर रेशियो देखे वर्ल्ड और इंडिया का, तो वर्ल्ड और इंडिया का रेशियो जो है वो 6:1 है, जो कि 200। अगर बात करें अगर किसी देश में या किसी दुनिया में अगर जहाँ पे 6
किसी भी जगह पे अगर देखिएगा तो वहाँ पे 6 जो है वो 6 वो इंडियन पर्सन ही प्रेजेंट रहेगा, 6 इंडियन पर्सन ही प्रेजेंट रहेगा किसी भी देश में। किस तरह से आप जैसे वो 1.25 करोड़ व्यक्ति उसमें से 6 नहीं होगा, इसके लिए अगर कोई व्यक्ति अगर 200 व्यक्ति किसी देश में अगर प्रेजेंट है उसमें से 6 व्यक्ति जो होगा वो 6 व्यक्ति वो इंडियन ही होगा। किसी अन्य देश का अगर 200 व्यक्ति है, 200 पीपुल है, उसमें से 6 पीपुल जो है वो इंडिया का ही होगा। ऑफिशियल काउंटिंग ऑफ पॉपुलेशन ऑफ सेंसस, सेंसस मतलब क्या, जनगणना, अंडर एवरी 10 ईयर। अगर ऑफिशियल काउंटिंग जो पॉपुलेशन का हुआ था वो अंडर 10 ईयर, जैसे कि इंडिया का जो फर्स्ट सेंसस हुआ था, पहली बार जनगणना हुआ था, वो 1872 में हुआ था। और जो लास्ट सेंसस है जो कि 2011 में है, उसके बाद अभी नहीं हुआ है। जो कि इसमें यह डाटा दिया गया है कि अगर वर्ल्ड पॉपुलेशन जिसका अराउंड है, वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है वो 1900 में 2 बिलियन था। क्या 2 बिलियन था, जिसे हम 200 मिलियन बोलते हैं। और 2000 ईयर में वर्ल्ड का जो पॉपुलेशन था वो 6 बिलियन हो गया। और 2011 में वर्ल्ड का जो पॉपुलेशन वो 7.2 बिलियन हो गया। अब देखते हैं कि इंडिया में कितना कितना पॉपुलेशन का इंक्रीज हुआ। अभी तो काफ़ी ज़्यादा इंडिया का है। द इंडियन पॉपुलेशन 1947 इंडिपेंडेंस के बाद, जो कि आज़ादी के बाद देखा गया था, तो 350 मिलियन था। और 2000 में 1 बिलियन था। और 2011 में 1.2 बिलियन पॉपुलेशन हो गया था। According to the 2001 census, report, the population growth was still around 1.7%, 17 out of 1000 ईयर। कि 2001 का जो जनगणना हुआ था जिसमें रिपोर्ट दिखाया गया था कि ग्रोथ जो है वो काफ़ी स्टिल अराउंड जो था वो 1.7%, जो कि 1000 ईयर बाय 17 था। क्या 1000 बाय 70 था। 2001 के जनगणना के अनुसार जो कि पॉपुलेशन ग्रोथ था वो स्टिल अराउंड कितना था, 1.7, 1000 बाय 17। और अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस रिपोर्ट, द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट वाज देन 2%, 1000 ईयर्स बाय 20। क्या 1000 पे 20 था, 20 इंक्रीज हुआ था। अब बात करेंगे कि किस कारण जो है वो पॉपुलेशन जो है एक्सप्लोजन हो जाता है, जो कि पहला है जैसे कि रैपिड डिक्लाइन इन डेथ रेट, मैटरनल मोर्टिलिटी रेट MMR, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट IMR, इंक्रीज इन नंबर ऑफ पीपुल इन रिप्रोडक्टिव एज। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट डिपेंड ऑन, पॉपुलेशन अगर ग्रोथ होगा तो वो डिपेंड होगा बर्थ रेट पे, फर्टिलिटी रेट पे, डेथ रेट पे और मोर्टिलिटी रेट पे। माइग्रेशन पे और एज एंड सेक्स रेशियो पे। बर्थ रेट पे। इस सब पे
पॉपुलेशन ग्रोथ होने का चांस है। अगर आप बारी बारी देखते हैं कि बर्थ रेट पे किस तरह से पॉपुलेशन का इंक्रीज होगा और पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होगा। अगर बर्थ रेट पे देखें तो नंबर ऑफ लिव बर्थ 100,000 इंडिविजुअल इन ए ईयर। अगर बर्थ रेट में देखते हैं तो 1000 पीपुल जो कि रहता है इंडिविजुअल पर ईयर में। इट नेवर बी निगेटिव वाल ग्रोथ रेट में भी पॉजिटिव। और ये जो है बर्थ रेट वो निगेटिव नहीं होता है, ये पॉजिटिव होता है। अगर डेथ रेट देखें, डेथ रेट तो नंबर ऑफ डेथ 1000 इंडिविजुअल इन ए ईयर। अगर डेथ का जो संख्या है, डेथ का जो संख्या है वो 1000 इंडिविजुअल इन ईयर। अगर बात करें कि माइग्रेशन क्या होता है, माइग्रेशन में दो आता है, माइग्रेशन में दो आता है, इमिग्रेशन और इमिग्रेशन। दोनों बोलने में इसका प्रोनाउंसिएशन सेम है। आपको याद रखना होगा जिस वर्ड में अगर आई लगा रहेगा और डबल एम रहेगा, इमिग्रेशन, इसको ऐसे बोलते हैं इमिग्रेशन। अगर इमिग्रेशन का मतलब यह हुआ कि इट इज द एडिशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल टू द पॉपुलेशन फ्रॉम अदर कंट्रीज। इमिग्रेशन जो है, इमिग्रेशन जो कि एडिशन होता है न्यू इंडिविजुअल का पॉपुलेशन में किसी दूसरे कंट्री से। अगर किसी दूसरे कंट्री का इंडिविजुअल किसी दूसरे कंट्री में अगर ऐड हो जाए तो उसे हम इमिग्रेशन बोलते हैं। क्या? किसी दूसरे देश का जो इंडिविजुअल है वो किसी दूसरे देश के पॉपुलेशन में ऐड हो जाए, इसे हम इमिग्रेशन बोलते हैं। और इमिग्रेशन जो कि ई से स्टार्ट है, इमिग्रेशन EMIGRATION, इमिग्रेशन को देखें तो इट इज ए रिडक्शन ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ वन ऑन इंडिविजुअल लिविंग फ्रॉम अदर कंट्रीज। कि इमिग्रेशन जो है वो रिडक्शन होता है पॉपुलेशन में ऑन इंडिविजुअल लिविंग फ्रॉम अदर कंट्रीज, जो कि अपने देश छोड़ के दूसरे देश में जाना अगर जाता है, और कोई व्यक्ति अपना देश छोड़ के दूसरे देश जाता, इस प्रोसेस को हम इमिग्रेशन बोलते हैं। आई होप आपको ये इमिग्रेशन समझ आ गया होगा। आप बात करेंगे कि एज एंड सेक्स रेशियो। क्या? एज एंड सेक्स रेशियो, प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव, ये 3 इवेंट आता है। जैसे कि नंबर ऑफ फीमेल इंडिविजुअल इन ए एक्टिव रिप्रोडक्टिव एज 15 to 44 ईयर इन्फ्लुएंसेस द बर्थ रेट। कि अगर द नंबर ऑफ फीमेल इंडिविजुअल इन ए एक्टिव रिप्रोडक्टिव एज, अगर फीमेल का जो इंडिविजुअल है वो रिप्रोडक्टिव एज में कम से कम रह सकती है, तो वो 15 साल से लेके 44 साल तक वो रिप्रोडक्टिव एज में आ सकती है। कुछ नोट जो दिया गया उसे देखते हैं कि डेमोग्राफी जो होता है, डेमोग्राफी ट्रांजिशन इक्वल टू 0 पॉपुलेशन ग्रोथ, BR इक्वल टू DR। कि बर्थ रेट जो है वो डेथ रेट के इक्वल होता है, मतलब कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। कैसे होगा बर्थ रेट जो है वो डेथ रेट के इक्वल? जैसे कि अगर कोई व्यक्ति का अगर मौत हो जाए तो फिर किसी व्यक्ति का, अगर एक व्यक्ति का मौत हुआ तो फिर एक व्यक्ति का फिर जन्म हो जाएगा। तो ये जो है प्रोसेस चलता रहेगा, और इसमें एक का मौत होगा तो एक का जन्म होगा। तो ये कॉन्टिन्यूटी जो है ये पूरा होते रहेगा। इसलिए बर्थ रेट को और डेथ रेट को इक्वल माना जाता है। अगर बर्थ रेट प्लस इमिग्रेशन इक्वल टू डेथ रेट प्लस इमिग्रेशन, बर्थ रेट और इमिग्रेशन, बर्थ रेट मतलब कि इसमें इंडिविजुअल का एडिशन होगा, और इमिग्रेशन मतलब दूसरे देश से
अपने देश में किसी व्यक्ति का एडिशन होगा, और डेथ रेट में इंडिविजुअल का मौत होगा, और इमिग्रेशन मतलब अपने देश से किसी दूसरे देश में जाएगा। तो ये इक्वल हो गया। कैसे इक्वल हो गया कि बर्थ होगा तो डेथ जरूर होगा, और इमिग्रेशन अगर अपने किसी दूसरे देश से अपने देश में आएगा तो ये भी है कि अपने देश से किसी दूसरे देश में भी जाएगा, तो ये इक्वल होगा। इस कारण इसे हम इक्वल बोलते हैं। इफ बर्थ रेट इज ग्रेटर देन डेथ रेट इक्वल टू पॉजिटिव पॉपुलेशन ग्रोथ, अगर बर्थ रेट अगर डेथ रेट से ग्रेटर है तो पॉजिटिव पॉपुलेशन ग्रोथ होगा। क्या पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो पॉजिटिव होगा। अगर बर्थ रेट डेथ रेट से स्मॉलर है तो निगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ होगा। द मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेप टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम, क्या द मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेप द ओवरकम दिस प्रॉब्लम, यह एक काफी महत्वपूर्ण स्टेप है। जैसे कि मोटिवेट स्मॉलर फैमिलीज बाय यूजिंग वेरियस कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, कि मोटिवेट करेंगे स्मॉलर फैमिली को, और स्मॉलर फैमिली होने के लिए मोटिवेट करेंगे, और किस तरह से कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का यूज करके हम स्मॉलर फैमिली का भी फॉर्मेशन कर सकते हैं। जैसे कि यू माइट हैव सीन एडवर्टाइजमेंट इन द मीडिया एज वेल एज पोस्टर व्हील इट इज शोइंग ए हैप्पी कपल विथ 2 चिल्ड्रन ए सेलगोन, हम दो हमारे दो, क्या हम दो हमारे दो। अगर इसे प्रचार करना है तो इसे सबसे पहले मीडिया जो है एज वेल एज पोस्टर बिल, किसी सामान अगर कोई सामान खरीदे उस पोस्टर पे जिस जगह सामान खरीदे उस जगह पोस्टर लगा, उस पोस्टर पे इस चीज को प्रिंट करवा देना चाहिए। जैसे कोई सामान ले उसमें बिल मिलता है तो ये बिल में भी इसे प्रिंट करवा देना चाहिए, और ये इसमें यह लिख देना या प्रिंट कर देना चाहिए कि स्मॉल फैमिली इज बेस्ट फैमिली, हम दो हमारे दो। वी अगर स्मॉल फैमिली रहेगा तो काफी खुश रहेंगे। Many couples, mostly the young urban working one, have even adopt an one child norm. ऐसे कुछ अर्बन वर्किंग फैमिली है वो बेबी का मतलब कि रिप्रोड्यूस ना करके वो अडॉप्ट कर लेता है। ये काफ़ी अच्छा काम किया जाता है, और कोई व्यक्ति अडॉप्ट कर लेता है तो वो काफ़ी अच्छा काम कर देता है, और वो चाइल्ड का नॉर्मल जन्म देगा। जैसे 1 से 2 बहुत होगा, अगर वो अडॉप्ट करेगा तो वो चाइल्ड का फॉर्मेशन या चाइल्ड का जन्म नहीं देगा, चाइल्ड का बर्थ नहीं करेगा वो। As statutory raising on marriageable age, the female to 18 year and that of male to 21 year and incentive given to couple with a small family। अगर बात करें कि मैरिजेबल एज जो है वो फीमेल का 18 ईयर होना चाहिए और मेल का 21 ईयर होना चाहिए, और इससे कपल जो है स्मॉल फैमिली का फॉर्मेशन कर सकता है। अगर इस सब को अगर हम कैसे मतलब कि इसे हम रोक सकते हैं कि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के थ्रू अगर रोकना है तो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के थ्रू हम रोक सकते हैं। जैसे कि कॉन्डम, फीमेल कॉन्डम, ओरल कॉन्ट्रासेप्शन, हार्मोनल रिंग, यूआईडी, ये सब कुछ जो है प्रोसेस और कुछ हार्मोनल रिंग है, इस सब को कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज करके हम प्रेगनेंसी को हम रोक सकते हैं। जैसे कि प्रॉपर्टी ऑफ आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव, और इसका हम अगर आदर्श देखें इसका क्या प्रॉपर्टी, इसका क्या गुण है। ये जो है यूज फ्रेंडली, ये फ्रेंडली मिल जाता है, इजिली अवेलेबल, कम मिनिमेंस में और इजिली अवेलेबल, ये किसी भी जगह पे मिल जाता है, ये फ्रेंडली मिल जाता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। और आज के क्लास में हम
इतना तक ही पढ़ाएंगे और जो बचा है वो कल के क्लास में, नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे। आई होप आपको ये काफ़ी अच्छा से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको अच्छा से क्लियर हो गया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जय हिंद एवरीवन, थैंक यू सो मच।